उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में गंगानगर इलाके में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था 55 वर्षीय रमेश कुमार शर्मा। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी पत्नी सुमन देवी घर संभालती थीं। परिवार में उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे अमित की उम्र 30 साल थी। वह एक निजी कंपनी में काम करता था। अमित की शादी 3 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। प्रिया की उम्र 27 साल थी। वह देखने में सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और तीखे नैन नक्श। छोटा बेटा राज अब भी कॉलेज में पढ़ता था। रमेश का परिवार बहुत सीधा साधा था। वे लोग अपने काम से काम रखते थे। पड़ोसियों से अच्छे संबंध थे। घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। सुबह रमेश दफ्तर चले जाते, अमित अपने काम पर निकल जाता, राज कॉलेज चला जाता। घर में सुमन और प्रिया रहती। दोनों मिलकर घर का काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, सफाई करती। शाम को सब घर लौट आते, साथ में खाना खाते, टेलीविजन देखते और फिर सो जाते। यही दिनचर्या थी। प्रिया शादी के बाद इस घर में आई थी। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। वह घर का सारा काम करती, सास ससुर का ख्याल रखती, पति की सेवा करती। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगी। मोबाइल फोन पर घंटों बात करती रहती या फिर स्क्रीन पर कुछ देखती रहती। सुमन देवी ने कई बार टोका, पूछा कि इतना समय फोन पर क्यों बिताती हो। प्रिया बहाना बना देती, कहती कि अपनी सहेलियों से बात कर रही थी या फिर कोई वीडियो देख रही थी। अमित को भी अपनी पत्नी के इस बदलाव का एहसास हुआ। वह रात को जब घर आता तो प्रिया फोन में व्यस्त रहती। अमित ने कई बार पूछा कि क्या बात है, किससे इतनी बातें हो रही हैं। प्रिया कहती कि कोई खास बात नहीं, बस यूं ही समय बिता रही हूं। अमित को शक तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सोचा शायद यह सिर्फ एक आदत है। नई बहू है, शहर से आई है, शायद उसे यहां अकेलापन लगता होगा। लेकिन समय के साथ यह आदत और बढ़ती गई। प्रिया अब दिन में भी अपने कमरे में बंद रहने लगी। दरवाजा अंदर से बंद कर लेती। घंटों फोन पर कुछ देखती रहती। कभी कभी हंसने की आवाजें आती, कभी वह धीरे धीरे बातें करती। सुमन देवी को बहुत अजीब लगा। उन्होंने अमित से बात की, कहा कि तुम्हारी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है, वह छुपकर कुछ करती है। अमित ने कहा, मां, आप फालतू की बातें मत सोचो। प्रिया बिल्कुल ठीक है, पर सुमन देवी को चैन नहीं मिला। उन्होंने रमेश से बात की। रमेश ने कहा कि तुम बेकार में शक कर रही हो। प्रिया एक अच्छी बहू है। हां, उसे फोन चलाने की आदत है, यह आजकल की लड़कियों में आम बात है। तुम परेशान मत हो। लेकिन सुमन देवी का मन नहीं माना। उन्हें लगता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन की बात है, सुमन देवी बाजार गई थी। रमेश दफ्तर में थे। अमित काम पर था। राज कॉलेज गया हुआ था। घर में सिर्फ प्रिया थी। वह अपने कमरे में थी। दरवाजा बंद था। सुमन देवी बाजार से जल्दी लौट आई। उन्हें कुछ सामान लेना भूल गया था। वह घर में आई। प्रिया को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, रुको। थोड़ी देर बाद प्रिया ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट थी, बाल बिखरे हुए थे। सुमन देवी ने पूछा, क्या कर रही थी? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं, बस सो रही थी। सुमन देवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह वापस बाजार चली गईं। लेकिन उनके मन में शक और गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद एक रविवार का दिन था। पूरा परिवार घर पर था। रमेश अखबार पढ़ रहे थे। सुमन रसोई में थी। अमित अपने कमरे में आराम कर रहा था। राज अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। प्रिया अपने कमरे में थी। अचानक अमित के कमरे से आवाजें आने लगी, गुस्से की आवाजें। रमेश और सुमन दोनों दौड़कर वहां गए। अमित और प्रिया में झगड़ा हो रहा था। अमित चिल्ला रहा था, प्रिया रो रही थी। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने गुस्से में कहा कि पूछो इनसे, ये क्या कर रही है? सुमन देवी ने प्रिया से पूछा, बेटा बताओ क्या बात है? प्रिया कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। अमित ने बताया कि वह सुबह से देख रहा था कि प्रिया बार बार अपना फोन छुपा रही है। जब वह पास जाता तो प्रिया फोन बंद कर देती। अमित को शक हुआ। उसने प्रिया से फोन मांगा। प्रिया ने देने से मना कर दिया। दोनों में बहस हुई। अमित ने जबरदस्ती फोन छीन लिया और जब उसने फोन खोला तो वह हैरान रह गया।
फोन में कई अजीब तरह के वीडियो थे, गंदे वीडियो, अश्लील वीडियो, और ना सिर्फ वीडियो बल्कि कई अजनबी लड़कों के साथ प्रिया की चैट भी थी। उन चैट में बहुत गंदी बातें लिखी थीं। अमित को यकीन नहीं हो रहा था, उसकी पत्नी ऐसी चीजें देखती है और अजनबी लड़कों से ऐसी बातें करती हैं। रमेश और सुमन यह सुनकर सदमे में आ गए। सुमन देवी ने प्रिया से पूछा, यह सब क्या है? प्रिया ने रोते हुए कहा कि माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अकेली रहती थी, मन नहीं लगता था, तो मैंने कुछ ऐप डाउनलोड किए, वहां से यह सब शुरू हुआ। पहले सिर्फ वीडियो देखती थी, फिर कुछ लड़कों से बात करने लगी। मुझे पता नहीं चला कि यह कब आदत बन गई। अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा। प्रिया माफी मांगती रही, लेकिन अमित ने उसकी एक नहीं सुनी। रमेश ने बीच में आकर कहा कि शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करेंगे। पूरा परिवार बैठा। प्रिया से पूछा गया कि कितने लड़कों से उसकी बात होती थी। प्रिया ने बताया कि 5-6 लड़कों से, सब अलग अलग शहरों के थे। रमेश ने पूछा कि क्या तुमने किसी से मिलने की कोशिश की? प्रिया ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ फोन पर बात की और वीडियो कॉल की, कभी किसी से नहीं मिली। सुमन देवी ने पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम ऐसी हरकतें कर रही थी। प्रिया सिर झुकाए बैठी रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अमित ने कहा कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। प्रिया घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा कि प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अमित नहीं माना। रमेश ने समझाया कि बेटा गुस्से में फैसला मत लो, यह एक पारिवारिक मामला है, हम आराम से सोचेंगे। अमित ने कहा कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मेरा फैसला पक्का है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। उस दिन घर में बहुत तनाव रहा, कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। प्रिया अपने कमरे में रो रही थी। अमित बाहर चला गया। रमेश और सुमन परेशान थे कि अब क्या। अगले दिन रमेश ने सोचा कि इस मामले को और गहराई से समझना होगा। उन्होंने प्रिया के माता पिता को फोन किया। प्रिया के पिता का नाम सुरेश था, वह एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रमेश ने उन्हें पूरी बात बताई। सुरेश सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। रमेश ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद आकर देख लीजिए। 2 दिन बाद सुरेश और उनकी पत्नी मेरठ आए। वे अपनी बेटी से मिले। प्रिया ने अपने पिता के सामने सब कुछ स्वीकार किया। उसने बताया कि शादी के बाद उसे यहां अकेलापन लगता था। अमित दिन भर काम पर रहता, सास काम में व्यस्त रहती, उसे कोई दोस्त नहीं थी, वह बोर हो जाती थी। तो उसने मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड किए। पहले उसने सिर्फ फिल्में और गाने देखे, फिर कुछ सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड किए। वहां पर लड़के उससे दोस्ती करने लगे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई। फिर वह गंदे वीडियो देखने लगी। उसे एक अजीब सा आनंद मिलने लगा। वह इसकी आदी हो गई, हर रोज कुछ ना कुछ देखती और लड़कों से बातें करती। सुरेश को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने प्रिया से पूछा कि क्या तुमने किसी से असली में मिलने की कोशिश की? प्रिया ने कहा, नहीं, मैं डरती थी, मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। सुरेश ने रमेश से बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की गलती मानता हूं, लेकिन प्लीज उसे एक मौका दें, वह सुधर जाएगी। रमेश ने कहा कि यह फैसला अमित का है, मैं उसे मना करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला उसका होगा। अमित से बात हुई, लेकिन वह नहीं माना। उसने साफ कहा कि मैं अब प्रिया के साथ नहीं रह सकता, मेरा विश्वास टूट चुका है। सुरेश ने बहुत समझाया, लेकिन अमित अपनी बात पर अड़ा रहा। इसी बीच एक और बात सामने आई। प्रिया के फोन में एक लड़के के साथ बहुत ज्यादा चैट थी। उस लड़के का नाम था राहुल। वह दिल्ली का रहने वाला था। प्रिया और राहुल की बातचीत बहुत गहरी थी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी तस्वीरें भेजी थीं, वीडियो कॉल की थी और बहुत गंदी बातें भी की थीं। रमेश ने सोचा कि इस राहुल के बारे में पता लगाना चाहिए। उन्होंने प्रिया से राहुल का नंबर लिया और एक जानकार व्यक्ति से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने बताया कि राहुल एक धोखेबाज है। वह कई लड़कियों को फंसाता है, उनसे अश्लील तस्वीरें और वीडियो लेता है और फिर ब्लैकमेल करता है। यह सुनकर सबको बहुत धक्का लगा।
रमेश ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू की। राहुल को पकड़ा गया। उसके फोन में सैकड़ों लड़कियों के वीडियो और तस्वीरें मिली। प्रिया के भी कुछ वीडियो थे। राहुल ने स्वीकार किया कि वह लड़कियों को फंसाता था और उनसे पैसे मांगता था। प्रिया बहुत डर गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने उसे समझाया कि तुम भी एक शिकार हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम राहुल के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। इस पूरे मामले में प्रिया की गलती तो थी, लेकिन वह एक शिकार भी थी। राहुल जैसे लोग सोशल मीडिया पर मासूम लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनका फायदा उठाते। राहुल के पकड़े जाने के बाद पूरा मामला साफ हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। उसे जेल भेज दिया गया। प्रिया को राहत मिली कि कम से कम अब उसे ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रिया और अमित के रिश्ते में जो दरार आ गई थी, वह आसानी से नहीं भर सकती थी। अमित अब भी प्रिया से नाराज था। वह उसके साथ नहीं रहना चाहता था। रमेश और सुमन ने बहुत कोशिश की। उन्होंने अमित को समझाया कि प्रिया ने गलती की है, लेकिन वह भी एक शिकार थी, उसे भी धोखा हुआ। अमित ने कहा कि मैं यह मानता हूं कि उसे धोखा हुआ, लेकिन शुरुआत तो उसी ने की थी। उसने ही गंदे वीडियो देखना शुरू किया। उसने ही अजनबी लड़कों से बात करना शुरू किया। अगर वह सावधान रहती तो यह सब नहीं होता। सुरेश और उनकी पत्नी भी अपनी बेटी को ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रिया नहीं जाना चाहती थी। वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि अमित उसे एक मौका दे। कई दिनों तक यह तनाव बना रहा। फिर एक दिन रमेश ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। उसमें परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग थे। सबने मिलकर इस मामले पर चर्चा की। सबने प्रिया को समझाया कि उसने जो किया वह बहुत गलत था। एक शादीशुदा औरत को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। प्रिया ने सबके सामने माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी ऐसा नहीं करेगी। फिर सबने अमित को समझाया। कहा कि बेटा, गलती इंसान से होती है। प्रिया ने गलती की है, लेकिन वह अब सुधरना चाहती है। तुम उसे एक मौका दो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी भी खुशियां नहीं रहेंगी। अमित ने बहुत सोचा। उसे अपनी पत्नी से प्यार था, लेकिन उसे धोखा भी मिला था। वह उलझन में था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह प्रिया को एक आखिरी मौका देगा, लेकिन शर्त यह है कि प्रिया अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगी और वह अपना मोबाइल सीमित तरीके से इस्तेमाल करेगी। प्रिया ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। उसने अपने फोन से सभी गलत ऐप डिलीट कर दिए। उसने उन सभी लड़कों को ब्लॉक कर दिया जिनसे उसकी बातचीत होती थी। उसने अपना ज्यादातर